बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 4 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेस दिया हुआ है, ज़मीन और उसके वसाइल। आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो इसके अलावा बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर्स का लिंक आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब के ऊपर आपने टिक कर देनी है। पार्ट 1 है ग्लास इज मेड फ्रॉम। तो ग्लास जो शीशा है ना, जो आप जानते ही है, जो जिसके आर पार आप देख सकते हैं, तो वो किस चीज से बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, शीशा बनाया जाता है किस चीज से? सॉइल से बनाए जाते हैं। सॉइल मतलब मिट्टी से, सैंड मतलब रेत से, साल्ट नमक से, या रबर से। तो यकीनन आप जानते ही है कि जो ग्लास है ना वो बनाते हैं रेत से, जो पत्थर के छोटे छोटे ज़रात ख़ास किस्म के होते हैं, उसी की मदद से उसको कुछ ख़ास अमल करके फिर हम उसे गिलास में कन्वर्ट करते हैं, मतलब शीशा बनाते हैं। समझ गए? तो इस सैंड के ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगला है टू अबाउट व्हाट परसेंटेज। तो तकरीबन परसेंटेज में ऑफ द अर्थ, ज़मीन का सरफेस इज लैंड। तो ज़मीन का जो बैरूनी जो एरिया है जिस पे हम बैठे हुए हैं, तो उसका तकरीबन कितना परसेंटेज जो है ना वो लैंड यानी खुश्की पर मुश्तमिल है। जहाँ पानी नहीं हो उसे कहा जाता है खुश्की। और यकीनी बात है उसका बहुत सारा जो एरिया है ना वो गिरा हुआ है पानी से। ज़मीन का वो कितना है आपने बतानी है। अर्थ का लैंड जो परसेंटेज है वो कितना है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो 1% है, 21% है, 29% है, या 30% है। तो अगर आप इस अर्थ के ऊपर देखेंगे तो 29% जो है ना वो लैंड पर मुश्तमिल है, खुश्की पर मुश्तमिल है, जहाँ पे पानी नहीं है। समझ गए? बाकी 71% जो है वो होते हैं समंदरी जो इलाका है वो है, और 29% जो है वो पानी है। मतलब पानी 71% और जो ज़मीन है वो है 29%। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है 29%। इसके बाद है 3 द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। तो जो सॉलिड यानी ठोस जो बेजान चीज़ें हैं, केमिकल जो चीज़ें हैं वो पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, वो क्या है? तो यकीनन आप देख सकते हैं सॉइल है, मिनरल्स है, स्टोन्स है, या फॉसिल्स है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पर मौजूद ठोस जो बेजान केमियाई जो अज्जा है ना वो कहलाते हैं। समझ गए? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम क्या कहेंगे, ठोस बेजान केमियाई अज्जा में ये शामिल है। तो आपने मिनरल्स के ऊपर टिक कर देनी है। पार्ट 4 है टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड। किसी भी चीज़ को अगर आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे, समझ गए, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना कहलाते हैं, क्या कहते हैं? अगर आप किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करेंगे तो उसे कहा जाता है रिसाइकल, यानी दोबारा उसको इस्तेमाल में लाना। समझ गए? तो इससे कहा जाता है रिसाइकलिंग। तो पार्ट ए है रिसाइकलिंग, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो जो ज़राए हैं या वसाइल है उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करने को रिसाइकल नहीं कहा जाता, या रीयूजेबल नहीं कहा जाएगा। केयर हिफाजत करना, रिसाइकल दोबारा इस्तेमाल करना, तो ये सब नहीं होंगे, रिसाइकलिंग होंगे। इसके बाद है एन एग्जाम्पल, मिसाल है ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस। तो इसका मतलब आप जानते ही है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब वो तमाम चीज़ें जो हमारे अर्थ के ऊपर एक ख़ास मकदार में मौजूद है, अगर हम उसे इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएंगे कि वो इस अर्थ के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। समझ गए? तो वो कौन सी चीज़ है? तो ऑयल क्या ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होंगे? सॉइल मिट्टी, एयर हवा, सोलर एनर्जी। तो मिट्टी कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, एयर हवा वो भी ख़त्म नहीं होंगे, सोलर जो एनर्जी है शमसी जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक, तो ये होंगे आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिसोर्सेज में आते हैं, आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर्स। तो इनको भी लिख के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब लिखें। पार्ट 1 है व्हाट आर फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या है?
अबाउट विच ऑर्गेनिज्म, किन जानदारों के बारे में डू द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मालूमात फराहम करते हैं। समझ गए। तो फॉसिल्स का मतलब क्या होते हैं कि हज़ारों साल पहले जो जानदार मर चुके हैं ना या नापेद हो चुके हैं, उन तमाम जानदारों के जो बाक़ियात है जैसे कि जो हड्डी वगैरह है, उस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको कहा जाता है फॉसिल्स। समझ गए। फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ कि जो मरे हुए जानदारों के नक़ूश या बाक़ियात को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है, जो कि यकीनी बात है अगर आप ज़मीन को खोदेंगे तो मिल सकते हैं आपको। तो अबाउट विच ऑर्गेनिज्म डू दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किस तरह के जानदारों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। तो जो हज़ारों साल पहले मर चुके हैं उनके बारे में या ख़त्म हो चुके हैं उनके बारे में हमें मालूमात फराहम करती है। समझ गए। तो आपने इसी को लिखना है। तो फॉसिल्स द इम्प्रिंट्स आर रिमेन्स ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नक़ूश है, जो बाक़ियात है ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जानदारों की ऑल कॉल फॉसिल्स कहा जाता है। समझ गए। फॉसिल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मालूमात हमें फराहम करते हैं फॉसिल्स, अबाउट ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बारे में, विच वर प्रेजेंट, जो कि मौजूद था थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हज़ारों साल पहले वो जो जानदार मौजूद थे ना, उनके बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं। बट नाउ दे डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है इन द वर्ल्ड, इस अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में। समझ गए। जैसे कि आप लिख सकते हैं डायनासोर, जो कि आप जानते ही है कि ये एक ऐसा जानदार था जो बहुत साल पहले हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद था, लेकिन अब वो इस दुनिया में एक भी ऐसा जानदार नहीं है। इस तरह के जानदार आपको दिखाई नहीं देंगे। समझ गए। तो ये इनके जो बाक़ियात है इनको फॉसिल्स कहा जाता है। इनके बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं। तो ये आपने लिखना है। इसके बाद है टू वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो जंगलात है उनको रीन्यूएबल, जो हमने अभी सीखा, जंगलात जो रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत से दरख्त है, फूल है, फल है ना। तो ये सारी चीज़ें बीजों की मदद से आप दोबारा इनको उगाया जा सकता है। मतलब ये प्रोड्यूस करते, अगर आप करना चाहो तो दोबारा यकीनन प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये इस वजह से इस जंगलात को कभी भी हम नॉन रिन्यूएबल नहीं कहेंगे। समझ गए। ये रिन्यूएबल है क्योंकि इसे दोबारा हम बीज के ज़रिए उगाया जा सकता है। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे फॉरेस्ट को। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहा जाता है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या है? आर दोज अनलिमिटेड, मतलब लामहदूद जो रिसोर्स है, ज़राए है, वसाइल है, विच कैन बी रिप्लेस आफ्टर यूज, जिसे हम इस्तेमाल के बाद दोबारा हासिल किया जा सकता है। समझ गए। तो ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। अब आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है, जंगलात जो है, वो आर रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मैनी ट्रीज, जहाँ पे बहुत से दरख्त होते हैं, विच कैन बी ग्रोन अगेन, जिसे हम दोबारा उगाया जा सकता है, फ्राम सीड्स, किसकी मदद से? बीजों की मदद से आप दोबारा इसे उगाया जा सकता है। दे नेवर रन आउट, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। समझ गए। तो ये होते हैं, इसीलिए हम फॉरेस्ट को रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। सवाल है 3, हाउ डज वाटर रीच ओशियन एंड लेक। तो जो पानी है वो किस तरह से पहुंचते हैं समंदरों और झीलों में। तो समंदरों और झीलों में पानी कैसे पहुंचता है ये आपने बतानी है। तो यकीनी बात है, ये जो पानी है वो किस तरह से पहुंचते हैं, जब ये पहाड़ों पर मौजूद जो बर्फ़ है या जो ग्लेशियर्स है, जब वो पिघलते हैं या बारिश जब पड़ती है उनके ऊपर, तो ये नदी नालों में चला जाता है। नदी और नालों के बाद फिर वो दरियाओं में चला जाता है। फिर दरियाओं में जाने के बाद वो सब जाते हैं कहाँ पे? ओशियन में चला जाता है। समझ गए। तो इसका मतलब नदी नालियों के ज़रिए वो कहाँ पे पहुँचते हैं? ओशियन की तरफ पहुँचते हैं या ओशियन में जा गिरते हैं। समझ गए। तो इसी को लिखना है। तो इसके आंसर में आप
लिखेंगे रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, इज एडेड, जो ऐड होते हैं मतलब उसमें शामिल होते हैं, पहुंचता है कहाँ, इन रिवर, दरियाओं में, एंड स्ट्रीम्स, और नदी नालियों में। यकीनन नदी नालों और जो दरिया है वहाँ पे जो बारिश जब होती है तो उसके ऊपर यकीनन पड़ेंगे, पड़ने के बाद फिर वो जाएंगे समंदर की तरफ। फ्रॉम हेयर, यहाँ से द वाटर फ्लो टू लेक एंड ओशियन, यहाँ से वो जाते हैं झीलों और समंदरों में। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप लिख सकते हैं द स्नो फॉलिंग ऑन माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर जो पड़ने वाले जो स्नो फॉलिंग है, बर्फबारी, आल्सो मेल्ट, जब वो पिघलते हैं, एंड बिकम वाटर, पानी बनते हैं। दिस वाटर फ्लो, मतलब पिघलने के बाद यकीनन पानी में ही कन्वर्ट होंगे ना। दिस वाटर फ्लोज थ्रू रिवर, फिर वो वहाँ पे बहते हैं कहाँ, रिवर में, लेक्स टू ओशियन, फिर वो जाते हैं ओशियन की तरफ। समझ गए, रिवर में दाखिल होने के बाद वो लेक्स और ओशियन में जाते हैं। समझ गए, पहुंचता है। इसके बाद अगला है फॉर डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेज, आपने दो फवाइद लिखना है, एंड डिसएडवांटेज, और दो नुकसानात आपने लिखने हैं ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो जंगलात की कटाई है ना, उसके दो फायदे और दो नुकसानात बयान करें। समझ गए, तो जंगलात के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। यकीनन ये जो अगर हम जंगलात को काटेंगे तो वहाँ पे आपको ज़मीन मिल जाएंगे जहाँ पे आप चीज़ों को उगाया जा सकता है या फसलें आप तैयार कर सकते हैं। ये अगर जगह निकलेंगे दरख्त काटने के बाद तो वहाँ पे आप घर बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, है ना, या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप वहाँ पे सामान मुहैया कर सकती है। इसके अलावा नुकसानात क्या है, ये जो है ना हमारे माहौल को चेंज करते हैं, ये आपके आब व हवा को तब्दील कर देते हैं। समझ गए, जिससे यकीनन आप आगे सीखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो हो सकते हैं। तो इससे क्या होंगे, यकीनी बात है आलूदगी पैदा होंगे ना। तो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एडवांटेज, तो इसके साथ आंसर भी लिखेगा लाजमन। इट क्रिएट्स यूजेबल लैंड फॉर ह्यूमन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसानी जो आबादी है ना, इंसानों के लिए ये क्या करते हैं, ज़मीन मुहैया करते हैं। यही है ना, जब आप दरख्तों को काटेंगे तो वहाँ से आपको ज़मीन मिलेंगे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। इट प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो ये जो है ना वो जो एग्रीकल्चर है, जो ज़रई चीज़ें हैं, उसके लिए ज़मीन मुहैया करती है। समझ गए। इट प्रोवाइड्स बिल्डिंग एंड मटेरियल्स, ये क्या करते हैं, इमारतें और तामीराती सामान मुहैया करते हैं। तो यहाँ पे 2 कहा है तो आप इनमें से 2 लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज आप लिखेंगे इट कैन कॉज, ये सबब बनते हैं क्लाइमेट चेंज, आब व हवा में तब्दीली का सबब बन सकते हैं। इट कॉज पॉल्यूशन, ये आलूदगी का सबब बन सकते हैं। इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये जो जानदार है ना, यकीनी बात है उनके घर वगैरह वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ उसका एक माहौल होंगे, तो ये क्या होंगे, तबाह हो सकते हैं। समझ गए, तो आपने इनमें से 2 आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास 5, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनके दरमियान क्या फ़र्क है। समझ गए, तो जो काबिल तजदीद है और नाकाबिल तजदीद है उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, ये आपने लिखना है। तो हमने अभी सीखा कि जो रिन्यूएबल है उसका मतलब क्या होते हैं, जो लामहदूद जो चीज़ें होते हैं उसे कहा जाता है रिन्यूएबल, और जो महदूद जो वसाइल आपके अर्थ के ऊपर मौजूद है वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ गए, तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स करके आप लिखेंगे दोज अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज, जिसे आप एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आफ्टर यूज दोबारा आप इसे इस्तेमाल कर सके या दोबारा आप इसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हो, उसे कहा जाता है अनलिमिटेड, लामहदूद। समझ गए, तो ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि एयर हो गए, वाटर हो गए, सॉइल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बाद में इस्तेमाल करते रहते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होते हैं, दोज लिमिटेड, जो महदूद होते हैं, एक ख़ास मकदार में पाए जाते हैं इस अर्थ के ऊपर, अगर आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो ख़त्म भी हो सकते हैं। रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस आफ्टर यूज़, इसे दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि पेट्रोल वगैरह हो गए, जो एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा वही
वही चीज़ आप दोबारा उसे काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते, पेट्रोल में कन्वर्ट करके यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। यूज़ आर कॉल्ड, तो इनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि कोल हो गए, कोयला, डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो इनको भी समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में पार्ट 1 दिया हुआ है, वी फाउंड द स्कल्स, हमें खोपड़ी मिली है ऑफ वेरियस एनिमल, बहुत से जानवरों के, ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन, कब, जब खुदाई के दौरान। समझ गए, तो खुदाई के दौरान हमें मुख्तलिफ जानवरों की खोपड़ी मिली है। समझ गए, तो ये उन्होंने दिया हुआ है। तो सवाल है, हाउ डू वी नो अबाउट देयर फीड, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि उनकी खुराक क्या थी। अगर वो जो नापे जानदार है, जो इस वक्त अर्थ के ऊपर नहीं है, जब हमें उनकी खोपड़ी मिली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी खुराक क्या थी। तो यकीनन उनके दांतों की मदद से हम जान सकते हैं कि उनकी खुराक क्या थे। तो आप जानते ही होंगे कि जो लाइन वगैरह है, उनके आगे वाला जो दांत है ना, वो बहुत बड़ा लंबा होते हैं, है ना। और जो आम पौधे खाने वाले जो जानदार है, ये वाला जो दांत है वो यकीनन मोटा ताज़ा होते हैं। तो इसी से आप जान सकते हैं कि ये किस तरह की खुराक खाते थे, या गोश्त खाते थे या पौधे वगैरह। तो आपने ये याद रखना है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो जानदार इंसाइजर्स और मोलर्स रखते हैं, जो ये दांत होते हैं, वो यकीनी बात है वो पौधे खाने वाले ही होंगे। और जो इंसाइजर्स और बड़े बड़े कैनाइजर रखते थे, वो होते हैं आपके पास गोश्त खाने वाले जानदार। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। अगला है, जेलीफिश इज़ अ सॉफ्ट इन्वर्टिब्रेट, तो वो नरम इन्वर्टिब्रेट होते हैं यकीनन, जिसके बैकबोन नहीं है। कैन वी ऑब्टेन फॉसिल्स ऑफ जेलीफिश, क्या जेलीफिश से फॉसिल्स बन सकता है, क्या हासिल कर सकते हैं। यकीनी बात है, जब हड्डियाँ नहीं होगी तो फॉसिल्स भी नहीं होंगे, है ना। जब हड्डियाँ होंगी तो उससे फॉसिल्स जो है वो बन सकते हैं, जो हमने सीखा था फॉसिल्स के बारे में डिटेल में। तो आपने ये याद रखना है, जब जेलीफिश की जो है ना वो हड्डियाँ नहीं होती, लिहाजा जो फॉसिल्स है उसका बनना मुश्किल है। समझ गए। अगला है आपके पास, इन्वेस्टिगेट, इज देयर एनीथिंग, क्या कोई ऐसी चीज़ है दैट इज नॉट मेड, जो नहीं बना सकते हो, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जो वसाइल है उनसे। समझ गए, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कुदरती वसाइल से नहीं बनती हो। समझ गए, तो यकीनी बात है इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनको हम कुदरती वसाइल से बना सकते हैं। समझ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुदरती जो वसाइल है उनसे ना बनती हो। इंसान जो है ना वो क्या करते हैं, कुदरती वसाइल को ही हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। समझ गए, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद है, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये हमने सीखा रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। देयर शुड बी प्लांटी ऑफ वाटर फॉर एवरी ह्यूमन, तो यकीनी बात है जब इस अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी होना, तो ये होना तो ये चाहिए था कि ज़मीन पर हर इंसान को वाफिर मकदार में पानी मिले ऑन द अर्थ, बट वाई इज़ इट नॉट सो, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम आप जानते ही हैं हर जगह पानी शार्ट ही रहते हैं हमेशा। तो जब अर्थ के ऊपर इतना सारा पानी है, तो हमें पीने के लिए इतना वाफिर मकदार में दस्तयाब क्यों नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो अगर हम अर्थ के ऊपर देखेंगे तो यकीनन 97% जो है ना, 100 में से 97% पानी समंदरी पानी पर मुश्तमिल होते हैं। तो अगर आप समंदर की जो पानी है उसको देखेंगे तो नमकीन होते हैं, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही है ना। इसके बाद बाकी बचा 3%, तो इसमें से भी जो है ना 2% है वो क्या होते हैं, दरियाओं, नदी नालों और झीलों में मौजूद है। समझ गए, 3% में से 2% इनमें मौजूद है, जबकि सिर्फ 1% जो है 1% वो होते हैं पानी साफ है जो दस्तयाब है। लेकिन इसी 1% में से भी अगर आप देखेंगे तो जो पानी है वो भी ज़्यादातर वो ग्लेशियर की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्फ़ और की शक्ल में मौजूद है। समझ गए, तो इस वजह से हमें दस्तयाब नहीं होते, हमारे पास पीने के लिए साफ़ पानी मैसर नहीं है, इसीलिए नहीं। इसके बाद अगला है, इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन हैव मोर रिसोर्सेज देन दोज ऑफ द पास्ट, क्या ये मुमकिन है
इट इज़ पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि हमारे पास कुछ वसाइल जो है ना पास्ट के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद हों? क्या ये मुमकिन है? तो यकीनी बात है, इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं। वसाइल का मुसलसल इस्तेमाल इनको तेज़ी से कम करते हैं, यही है ना। जैसे कि ख़ास मकदार में हमारे पास डीज़ल पेट्रोल वगैरह है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होंगे, ये जल्दी से ख़त्म होंगे। इसलिए अगर हम इन वसाइल को एहतियाती के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वक़्त भी आएंगे कि ये वसाइल ख़त्म होंगे। फिर हम इन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए या तो दूसरा एक और ज़रिया ढूंढना होगा, नहीं तो हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ सकती है। समझ गए। इसके बाद है 5 प्रोजेक्ट। मेक ए मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो पहाड़ों से जब पानी बहते हैं तो इसका एक मॉडल बनाएं खूबसूरत करके ना, चार्ट पे नहीं बनानी बल्कि आपने अमली तौर पर उसको बनानी है। मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर टू सी। ग्लेशियर जो आपको नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरा जहाँ पे भी हो वो होते हैं ग्लेशियर। टू सी विद द हेल्प ऑफ चिप बोर्ड, क्ले, soil, sand, water, lime, grain and blue colors, toy chart and पेबल्स, ये कुछ दिया हुआ है। इनकी मदद से आपने क्या करनी है, यहाँ पे मॉडल्स तैयार करनी है। समझ गए। तो यकीनन अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी, तजुर्बा होंगे आपके लिए। आप इस तरह के काम, अमली काम जो है ना को करने के काबिल होंगे, तो करते रहिएगा। समझ गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली बार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।